नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देश में बढ़ती जनसंख्या के साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसान भाई मृदा की जांच करवाएं और जरूरत के अनुसार फसल में सही तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल करें। तो आप किस प्रकार से करें कद्दू वर्गीय सब्जियों में पोषक तत्वों का सही मात्रा में प्रयोग, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। अभी बहुत सारे किसान बंधु जायद की फसल की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें जायद की फसल में बेल वाली फसलें जिससे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, इसकी तैयारी जो है किसान बंधु कर रहे होंगे। तो सबसे ज़रूरी है किसान बंधुओं की एक तो बेल वाली फसल लगाने से पहले आप जो है पोषक तत्वों के प्रबंधन में मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच कराने के बाद ही आप जो है डोली बनाएं, जिस पे डोली के ऊपर आप जो है मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग में बहुत सारे किसान जो है मल्चिंग में जो है तरबूज लगाते हैं। तो डोली के ऊपर मल्चिंग लगाने से पहले किसान बंधु पोषक तत्वों का जो है प्रबंधन कर ले, पोषक तत्वों का आप जो है ध्यान रखें। किसान भाइयों, फसलों को उगाने में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। इसके लिए मृदा उर्वरता का संतुलन इस प्रकार किया जाए कि फसल की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते रहे, जिससे अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उपज मिल सके और मृदा स्वस्थ सुरक्षित बना रहे। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अकार्बनिक एवं कार्बनिक स्रोतों से फसल को सभी तत्वों का निश्चित अनुपात में ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का पौधों के अंदर अलग अलग कार्य एवं महत्व है, जो विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कोई एक तत्व दूसरे तत्व का पूरक नहीं है। ये संतुलन बिगड़ने पर उत्पादन सीधे प्रभावित होता है, इसलिए पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है किसान बंधु की एक तो जो है पोषक तत्वों के प्रबंधन में आप जो है मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच कराने के बाद आप जो है मिट्टी के जांच के आधार पे कि आपको तरबूज को जो है कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में देना है, खरबूज के लिए कौन सा पोषक तत्व आपको जो है किस मात्रा में देना है। दूसरा, उसके बाद आप जो है डोली बनाएं और उसके ऊपर आप जो है मल्चिंग करें। उसके बाद दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बात है किसान बंधु कि आप जो है ना बेल वाली फसल लगाने से पहले मिट्टी के साथ साथ आप जो है पानी की भी जांच अवश्य कराएं। इस वजह से कि बेल वाली जो फसलें होती हैं वो एक तरह से जो है सॉफ्ट जो है क्रॉप होती है, नाजुक जो है फसल होती है। तो उसके लिए जो है पानी का जो टीडीएस है वो जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण रखता है। मतलब पानी में जो है आपका जो है केटाइंस कितने हैं, एनाइंस कितने हैं, आपके जो है पानी में क्लोराइड की मात्रा, मतलब आपके पानी में अगर तेलीय मात्रा होगी तो वो भी जो है बेल वाली फसल के लिए जो है प्रॉब्लम होगी। कहने का ये तात्पर्य है किसान बंधु कि आप जो है बेल वाली फसल लगा रहे हैं तो मिट्टी के साथ साथ जो है पानी की भी जांच आप जो है अवश्य करा लें कि आपके पानी में जो है उसके पानी का टीडीएस कितना है। बेल वाली फसलों के लिए 500 से 800 के आसपास जो है टीडीएस जो है बेस्ट होता है किसान बंधु। पोषक तत्व प्रबंधन हेतु कुछ सुझाव जो इस प्रकार से हैं। मिट्टी परीक्षण एवं पानी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों एवं जैविक खादों का प्रयोग करें। जैविक कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। फसल चक्र में हरी खाद का प्रयोग करें। उपलब्धता के आधार पर गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जरूर करें। विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों तथा नत्रजनिक संश्लेषी फास्फेट को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरियल अल्गन तथा फंगल बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें, जिससे अच्छी गुणवत्ता की भरपूर पैदावार मिले। किसान बंधुओं जो है पोषक तत्वों के प्रबंधन में जो है जिप्सम का जो है बहुत बड़ा जो है रोल है। जिप्सम के अंदर जो है आपका सल्फर और कैल्शियम है। तो जिप्सम को आप खेत की तैयारी करते समय डोली बनाने से पहले आप जो है
50 किलो कच्ची बीघा जो है जिप्सम का जो है जिप्सम जो है खेत में फैला करके खेत की जो है जुताई करके उसके बाद आप जो है डोली बनाएं। तो उससे आपकी जो फसल में जो आपकी बेल वाली फसलों में ये देखा जाता है कि पत्तियों की जो सिराएं होती हैं वो तो पीली पड़ जाती हैं, अब पत्तियों के जो है सिराओं के बीच का भाग जो है हरा रहता है। इसका मतलब कि आपके फसल में जो है सल्फर की जो है कमी आ रही है। तो सल्फर की जो है कमी की पूर्ति के लिए सबसे जो है आसान और जो है अच्छा तरीका है कि आप जो है जिप्सम का उपयोग कर लें। और नहीं तो यदि आप जो है फसल लगा दिए हैं और आपकी जो है इस तरह का जो है लक्षण यदि आपके पत्तियों में आ रहा है कि पत्ती की जो है सिरा जो है पीली पड़ गई है और सिराओं के बीच का भाग जो है हरा है, तो आप जो है खड़ी फसल में आप जो है कोसावेट 80% WDG के नाम से आता है, मार्केट में मिलता है, उसका आप जो है स्प्रे जो है कर सकते हैं। इस वजह से कि वो WDG फार्मूलेशन में पानी में मतलब जो है पानी में घुलनशील है, तो आप जो है पानी में उसको जो है घुलनशील अवस्था में आप जो है उसका स्प्रे कर देंगे तो वो सल्फर की जो है आपकी कमी को जो है पूर्ति कर लेगा किसान बंधुओं। इसके साथ साथ जो है आप जिस तरह से यदि आप जो है खड़ी फसल में आप जो है मल्चिंग में यदि आप नहीं लगाए हैं, यदि बेल वाली फसल आप जो है कतार में लगाए हैं, तो उसके लिए आप जो है जिस तरह से मिट्टी में आप सल्फर को मिला करके या थोड़ा सा यूरिया में मिला करके आप जो है कतार में जो है कतारों में उसका जो है छिड़काव करके आप जो है पानी जो है दे सकते हैं। तो इस तरह से जो सल्फर की कमी है उसकी आप जो है किसान बंधु पूर्ति कर सकते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन करने से होने वाले फायदे। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अधिकतम पैदावार मिलती है, पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती है, मृदा की उत्पादकता एवं स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखना, गुणात्मक उत्पादन, वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से बचाव, कीड़े मकोड़े का प्रभाव प्राकृतिक तौर पर कम होता है, फसलोत्पादन में लाभ बढ़ता है और लागत कम होती है। तो बेल वाली फसलों में किसान बंधुओं आप जो है लगाने से पहले ये पोषक तत्वों का प्रबंधन जो है बहुत आवश्यक है किसान बंधुओं। राम राम सर किसान। खाद्यान्न फसलों में मक्का का प्रमुख स्थान है और हमारे जो किसान भाई हरे भुट्टो के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए बुवाई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SP अग्रवाल। हमारे किसान भाई जब रबी की फसलों को काटने के बाद गर्मी की फसलों की तैयारी करते हैं उस समय हमें फसलों का चयन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। अतः हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो मई और जून के महीने में पूरी तरीके से खेत खाली कर दे और हमारी फसल कटकर हमारे हाथ में आ जाए। इसके लिए प्रैक्टिकल तौर से ये देखा है कि यदि जो किसान भाई अप्रैल माह में मक्के की खेती का शुरुआत करते हैं तो 15 जून के बाद में उनके भुट्टे के रूप में उन्हें 75 दिन बाद 80 दिन में ये भुट्टे अच्छी तरीके से बाज़ार में बिकने लायक हो जाते हैं और उन्हें बाज़ार में आराम से बेचा जा सकता है। इसलिए हम मक्का की खेती पर विशेष तौर से ध्यान दें जो कि बिना किसी रिस्क के इस मौसम में उगाई जा सकती है और बाज़ार में आसानी से बेचा जा सकता है। किसान भाइयों, हरे भुट्टे वाली मक्के की खेती के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। मक्का की खेती के लिए विशेष प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु सामान्यतः खेत को तैयार करना, मुलायम बनाना, भुरभुरा बनाना आवश्यक होता है। एक मिट्टी को पहले कल्टीवेटर से जुताई करें, डिस्क से मिलाकर पाटा लगाकर इसकी भुरभुरा बना लें। हमें इसके अंदर खाद की मात्रा का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। खाद की मात्रा हमें प्रमुख रूप से 3 खाद दिए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। पहले भाग में 40 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन है उसके साथ में 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम ही पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनी के समय डाल दें। बाकी बची हुई 80 किलो जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 1 महीने बाद 40 किलोग्राम और उसके 1 महीने बाद दूसरे 40 किलोग्राम की मात्रा खेत में खड़ी फसल में निदाई के बाद डालना लाभप्रद होता है। तो 60 दिन तक इस पूरी मात्रा का उपयोग हो जाना है।
अभी आपने खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं इसका अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में। अतः हमें जो बीज की बोनी करना है, जैसे मक्का की हम बात कर रहे हैं, और इस मक्का की बोनी के लिए हमारे पास हाइब्रिड के कई मक्का उपलब्ध है। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज जो HQPM1 के नाम से बाजार में मिलता है, जिसमें 2 भुट्टे बहुत अच्छे आकार के आते हैं। दूसरी, इसके अंदर क्वालिटी प्रोटीन होती है। तीसरी बात यह है कि ऐसे भी भुट्टे होते हैं जिनकी दाना बहुत मुलायम होता है, खाने में मीठा लगता है, भुट्टा बड़ा होता है और बाजार में आकर्षक होने के कारण अच्छी कीमत देता है। 4212 भी इसी की श्रेणी में आता है और एक FH 3554 भी होता है, जिसकी बाजार में काफ़ी डिमांड है। और ये अन्य हाइब्रिड्स भी जो उस क्षेत्र के लिए जहाँ उपयुक्त हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। हरे भुट्टे वाली मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, आइए जान लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम बीज लें, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि बीज उपचारित आता है, परंतु हमें ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बिना बीज उपचार के बोनी कर दें तो ये बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। अतः हमें बीज उपचार के लिए उपयुक्त दवा जैसे बाविस्टीन है, जो एक मिश्रण आता है जिसमें कार्बोक्सिन और थायरम का मिश्रण होता है, बीटावैक्स पावर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। 1.5 से 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से इसकी उपचारित करने के बाद बोनी करें। अतः हमें खेत की अच्छी तैयारी अगर हमने कर ली है तो हम रेज्ड बेड प्लांटर के माध्यम से मल्टी क्रॉप सीडर से इसकी बोनी कर सकते हैं, जो कि मेड़ों पर बोनी होती है। ये फर्टिलाइज़र की जो बोनी होती है वो बीज के नीचे होती है और इसके ऊपर बीज डाला जाता है। ऐसा होने से उसमें जो बीज है उसकी जड़ें जब जाती हैं तो खाद का सदुपयोग कर सकती हैं और उसका पूरा लाभ फसल को मिलता है। बोनी के समय ही इस तरीके के एडजस्टमेंट करें कि पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी भी निर्धारित कर सकें। यदि कतार से कतार की दूरी हम 50 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं तो पौधे की बढ़वार होती है, पौधे के साथ साथ उसके अंदर आने वाले भुट्टे में दाने पूरी तरीके से भरते हैं और 1 से 2 भुट्टे ही मिल पाते हैं, जिससे जो कि अच्छे आकार के होते हैं और यही इसकी विशेषता है। यदि 2 से ज़्यादा भुट्टे होते हैं तो उनका आकार भी छोटा हो जाता है। हरे भुट्टे वाली मक्के की फसल का उचित बढ़वार हो, इसके लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। बोनी के बाद हमें विशेष प्रकार से पानी की ध्यान रखना है, निदाई का ध्यान रखना है। 1 महीने के पहले इसके अंदर निदाई कर ले। यदि पहले हमने इसमें जो है पेंडिमिथिलीन का स्प्रे कर दिया है बोनी के तुरंत बाद और फिर पानी लगाया है तो 1 महीने तक इसमें नींदा नहीं आते और उसमें निकलते हैं। तब हम कि इसकी गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाएं, डोरा चलाने के बाद इसके नींदा को भी नष्ट करें और साथ मिट्टी भी उसकी तने पर या जड़ों पर चढ़ जाए तो उसको सहारा भी मिलता है, साथ ही साथ उसमें निकलने वाली जड़ों को भोजन के लिए भी स्थान मिल जाता है। और हमें इस समय में विशेष तौर से ध्यान रखना, गर्मी का समय है और इस 75 दिन की अवधि में हमें पौधे को पर्याप्त नमी देना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि गर्मी के कारण इसमें नमी का नुकसान अधिक होता है। मिर्च की फसल लगभग पूरे साल खेतों में देख सकते हैं। इसकी खेती से हमारे किसानों को अच्छी आय मिलती है, लेकिन मिर्च की फसल में कई बार रोग, कीटों के प्रकोप से भारी नुकसान भी देखा गया है। ऐसे में इसकी खेती करने वाले किसान रोग कीटों से फसल को बचाने के लिए कौन कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव। जैसा कि जानते हैं कि मिर्च हमारे एक मसाले वाली या सब्जी वाली महत्वपूर्ण फसल है और इसके जो फल होते हैं वो बहुत तरीकों से उपयोग किए जाते हैं। इसका बाज़ार भाव भी अच्छा होता है, किसान भाइयों को फ़ायदा भी होता है। जहाँ तक इसमें बीमारियों के संबंध में है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बीमारी होती है पत्तियों में पर्णकुंचन बीमारी, या ये कह सकते हैं कि पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, पौधे बंझे हो जाते हैं, पत्तियों में दाग बन जाते हैं, पीले पीले पत्तियाँ कुरूप हो जाती हैं
और हमारे जो ऐसे प्रभावित पौधे होते हैं उनमें फूल और फल कम आते हैं, जिसके कारण से उत्पादन कम हो जाता है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं ये विषाणु की भी समस्या हो सकती है और ये थ्रिप्स के कारण से भी हो सकती है, साथ ही साथ ये समस्या मकड़ी की वजह से भी हो सकती है, जिसको कुल मिलाकर के हमारे पौधे बंझे रूप में या जो रूप होना चाहिए उस रूप में ना होकर कुरूप हो जाते हैं। जहाँ तक विषाणु की समस्या है, विषाणु की समस्या की वजह से पौधों की पत्तियों में पीले पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं या पीले धब्बे में हरी लाइन हो जाती है, छोटे छोटे उभार होते हैं, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तमाम तरह के विकार दिखाई देते हैं। तो ये विषाणु की समस्या होती है और इस विषाणु की समस्या के प्रबंधन करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि बीज से ही हम सावधानी बरतें। जो बीज लाएं वो प्रमाणित बीज होना चाहिए और जहां से खरीदें वो विश्वसनीय संस्था होना चाहिए। और फिर उस बीज को लेकर के जब नर्सरी में उगाने जा रहे हों तो नर्सरी लो टनल पॉली हाउस के अंदर होना चाहिए। यदि हम लो टनल पॉली हाउस लगाए हैं तो बाहर से विषाणु रोग, जो सफ़ेद मक्खी होता है, उसकी वजह से बाहर से विषाणु रोग खेत में नहीं आ पाएगा या नर्सरी में नहीं आ पाएगा। और जब हमारे नर्सरी में पौधे स्वस्थ होंगे तो आगे हमारी फसल स्वस्थ होगी। तो इस तरीके से जब नर्सरी हम लो टनल पॉली हाउस में तैयार कर लें और फिर रोपाई करें, रोपाई के बाद जब अगर हमारी खड़ी फसल में इस तरह के विषाणु वाले जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण यदि दिखाई दे तो पौधे को तुरंत उखाड़ करके किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। और इसके अलावा जो दवाइयों का इस्तेमाल करना है उनमें से नीम बेस उत्पाद जैसे नीम का तेल 20 से 25 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या नीम की गुठली का अर्क 5% के घोल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर जो दूसरी रासायनिक दवाइयाँ आती हैं जैसे इमीडाक्लोरपिड आती है उसकी 1 ml 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। तो ये विषाणु वाली जो समस्या एक पौधे से दूसरे पौधे में जाती है ये रुक जाएगी और फैलेगी नहीं। इसके अलावा जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में एक एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी होती है जिसको रुच्छ रोग भी कह सकते हैं। इसकी वजह से पत्तियों में धब्बे बनते हैं, जो धब्बे गड्ढे की तरह कर देते हैं, काले काले गड्ढे बन जाते हैं पत्तियों में। और जब रोग उग्र रूप धारण करता है तो फलों में भी धब्बे बन जाते हैं और धब्बे जो होते हैं वो नीचे की तरफ को गड्ढे जैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फल कुरूप दिखाई देता है, फल की क्वालिटी खराब हो जाती है और रोग बढ़ने से फल सड़ भी जाता है। इस तरह की समस्या का निदान करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी 3 ग्राम मात्रा, अथवा कॉपर हाइड्रोक्साइड एक 77% WP की दवा आती है उसकी 3 ग्राम मात्रा और 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो ये एंथ्रेक्नोज की समस्या मिर्च में नहीं लगेगी। जहाँ तक कीड़ों के संबंध में, कीड़े बहुत ज़्यादा नहीं लगते लेकिन फल छेदक कह सकते हैं, फलों में सूड़ी लगती है मिर्च में भी, और इसकी वजह से भी फलों में सूड़ियाँ छेद कर देती हैं जिसकी वजह से फल खराब हो जाते हैं। और इसके जो सूड़ी की समस्या है, सूड़ी की समस्या को रोकने के लिए हम कीटनाशक दवाई या नीम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल 20 से 25 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, अथवा जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनमें से इंडाक्साकार्ब है उसकी आधा ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो ये मिर्च में कीट का जो सूड़ी होती है फल छेदक, उसका प्रबंधन हो जाता है। और इस तरह से यदि किसान भाई समय से अपना रोग कीड़े का प्रबंधन करेंगे, अपने खेत की साफ सफाई रखेंगे और खेत में पोषक तत्वों और सिंचाई की व्यवस्था सही रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और लाभ होगा। धन्यवाद। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवाल को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है,
ग्राम प्रतापगढ़, जिला अलवर के जगदीश प्रसाद ने। आपने चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। चने में लट की जो समस्याएं आती है, जिसे हम फली छेदक कीट बोलते हैं, इसकी समस्याएं अभी किसान के खेतों में चल रही है। और यह पत्तियों के साथ साथ इसके जो पौध फली बनते हैं उसको भी खाते हैं। पत्तियों को खाकर ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं एवं फली के अंदर घुस करके ये बीज को खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, यदि चने की फसल में 5 से 7 नर कीट दिखाई दें और जैविक एवं यांत्रिक तरीकों से नियंत्रित ना हो, तभी आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें, जो इस प्रकार से हैं। फली और फूल बनने के बीच में अगर हम एक नीम तेल 0.3% को हम 20 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके हम स्प्रे करें, या जो रासायनिक दवाइयाँ होती है उसमें मेलाथियोन 50% EC 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। या दूसरा एक दवाई होती है इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसे हम 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव फल एवं फूल के बीच में की अवस्था में अगर फसलों पर छिड़काव करें तो हम इस कीट का नियंत्रण अच्छे से करके हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। रबी फसलों की थ्रेसिंग करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। संरक्षित खेती के सहारे किसानों को मिलेगा बेहतर कृषि उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।